नमस्कार, आप देख रहे हैं राज प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं और उन्होंने गुरुवार शाम गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती में बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं शुक्रवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार भी लगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगे बढ़कर वह ये निश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का इलाज धन के अभाव में रुक ना पाए। बहुत से लोग जमीन के विवाद का मामला लेकर पहुंचे थे। इसके अलावा बहुत से इलाज के लिए धन देने की सिफारिश कर रहे थे। उन्होंने 100 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका दर्शन पूजन किया। उसके बाद उन्होंने अपने गुरु ब्राह्मणी महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर शीश नवाया। साथ ही मंदिर परिसर के भ्रमण और गौ सेवा के बाद वह हिंदू सेवाश्रम गए और जहां वह सुबह से ही अपनी समस्याएं बताने के लिए लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर जिलों के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही राज्य के 11 जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित है, जिसे लेकर गंगा, शारदा, घाघरा, राप्ती और कुआनो समेत अनेक नदियां उफान पर हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस अप्रत्याशित बाढ़ के संकट में केंद्र और राज्य सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी प्रभावित परिवारों को युद्ध स्तर पर राहत सामग्री वितरित की जाए। सीएम योगी ने संत कबीर नगर में धनघटा तहसील क्षेत्र में नदी तटबंध के उस पार रहने वाले लोगों को हर साल बाढ़ आपदा की स्थिति से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर बसाने की कार्य योजना बनाने से भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से पीड़ित लोगों तक राहत सामग्री और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बृहस्पतिवार को गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी थे। हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऊना से शुरू की गई देश की चौथी बड़ी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन में सफर करने के लिए बुकिंग शुरू हुई। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए इस रेलगाड़ी में ब्रेल अक्षरों में सीट संख्या के साथ सीट हैंडल सहित कई दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं प्रदान की गई। रेलगाड़ी की सभी श्रेणियों में रिक्लाइनिंग सीटें भी हैं। साथ ही इस रेलगाड़ी में एयर कंडीशनर 15% अधिक ऊर्जा कुशल है। ट्रेन के इस उन्नत संस्करण में वायु शोधन के लिए रूफ माउंटिंग पैकेज यूनिट में एक फोटो कॉर्टलिक पैराबैंगनिंग और साथ ही वायु शोधन प्रणाली भी लगाई गई है। पंजाब के वित्त और आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब भवन में प्रेस वार्ता की। उन्होंने जानकारी दी कि नई आबकारी नीति से पंजाब सरकार ने 3 महीने में 1170 करोड़ रुपए की कमाई की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल 14 सितंबर को पंजाब के अपने समक्ष भगवत मान के साथ सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर बैठक भी हुई और इस बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आयोजित की गई। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर 14 अक्टूबर को हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी। इस बैठक में मामले के समाधान के लिए विचार विमर्श भी किया गया था। अब इस मामले में एक टाइमलाइन तय होना जरूरी ताकि प्रदेश के किसानों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने ये उम्मीद जताई कि होने वाली इस अहम बैठक में कोई हल जरूर निकलेगा। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था एक भारतीय छात्र नस्लीय हिंसा का शिकार हुआ। इस हमले में उस पर चाकुओं से वार किया गया। सूत्रों के अनुसार शुभम ने IIT मद्रास से अपनी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और मास्टर्स ऑफ साइंस की डिग्री की और 1 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया चला गया। परिजनों के अनुसार शुभम के चेहरे, छाती और पेट पर कई घाव आए हैं। आगरा के जिलाधिकारी नवदीप सिंह चहल ने कहा कि शुभम के भाई का वीजा आवेदन प्रक्रिया में है। हम विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहे हैं। मैंने सिडनी में दूतावास और अधिकारियों से भी बात की।
पाकिस्तान में भले ही सत्ता बदल गई हो, लेकिन वैश्विक पटल पर उसका किरदार वैसा ही है। पहले भी पाकिस्तान को कई बार सार्वजनिक मंचों पर विरोध का सामना करना पड़ा। यह खबर का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वीडियो में दिख रहा है कि पाकिस्तान मंत्री के एक शख्स कह रहा है कि तुम झूठे हो, चोर हो। इसके बाद उनके साथ चल रहे एक अधिकारी गुस्से में लाल हो जाता है। वह लोगों को जवाब देने के लिए आगे बढ़ता है और गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद रखो। इससे पहले पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब को भी ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ा था। बात सितंबर महीने की है। दिल्ली सरकार ने छठ पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार 1100 घाटों पर छठ व्रती पूजा कर सकेंगे। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने 25 करोड़ रुपए खर्च किए। 2014 में कई जगहों पर दिल्ली सरकार छठ पूजा मनाती थी और उस समय 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। दिल्ली के सीएम ने कहा कि छठ पूजा को लेकर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरा सहयोग करेगी। साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि छठ घाट आने वाले लोगों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया गया। साथ ही टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई। एम्बुलेंस और फर्स्ट एड का भी इंतजाम किया गया है ताकि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको संभाला जा सके। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी पाटीदारों से नफरत करती है। इस वजह से उन्हें गुजरात से बाहर बुलाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने आरोप लगाया कि भाजपा पाटीदारों से नफरत करती है। इस वजह से उन्हें गुजरात से बाहर बुलाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने उनको थाने में लेकर जाकर कहा कि क्यों इतने ताकतवर लोगों से लड़ रहे हो, ये सारी चीजें छोड़ दो। वह पाटीदार समाज के लिए बेईमानों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उनको गोली मार दे या फांसी पर चढ़ा दे, वह डरने वाले नहीं हैं। बिहार में लगातार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की ओर से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पटना में एक बार फिर इनकम टैक्स ने बिहार के चर्चित बिल्डर और कारोबारी गब्बू सिंह के घर में छापा मारा। टीम ये कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी गब्बू के घर पे और साथ ही गब्बू सिंह के कुल 31 ठिकानों पर छापेमारी हुई और इसमें उनका गांव भी शामिल है। बिल्डर और कारोबारी गब्बू सिंह का घर पटना के शिवपुरी इलाके में है। बताया जा रहा है कि गब्बू सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के काफी करीबी है। जेडीयू से जुड़े हुए गब्बू सिंह पटना के बोरिंग रोड स्थित गब्बू सिंह के कार्यालय गोविंदा कंस्ट्रक्शन की छापेमारी की गई। साथ ही छापेमारी को शुरू हुए कुछ ही देर हुए थे, वैसे ही इनकम टैक्स के सारे अधिकारी अभी छापेमारी में लगे हुए और ये छापेमारी दोपहर तक खत्म हुई। बिहार में जारी डेंगू कहर के बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रात अचानक राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में NMHC पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की। तेजस्वी यादव ने कहा कि दवा की अस्पताल में उपलब्धि बहुत ही कम है। मरीजों के साथ जहां भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, इस मामले में जांच होगी और अगर दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जमीन पर हम जब तक नहीं उतरेंगे, जमीनी स्थिति के बारे में नहीं पता चलेगा। मैंने पहले भी कहा था, अस्पताल में मरीजों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए। सब स्वास्थ्य कर्मियों को भी निर्देश दिए गए थे, तेजस्वी यादव ने दिया गया। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के सुरक्षा बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने उन्हें अब सीआरपीएफ की Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। अभी तक शर्मा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में Z श्रेणी की सुरक्षा मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट के फटकार के बाद बृहन मुंबई नगर निगम ने अंधेरी उपचुनाव के लिए ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार किया। अधिकारियों ने बताया कि बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और करीब 10 बजे लटके को स्वीकृति पत्र भी जारी किया गया। ऋतुजा लटके ने उम्मीदवार के रूप में उनके नाम के ऐलान के तुरंत बाद ही 3 अक्टूबर को अपनी इस्तीफा बीएमसी को सौंप दिया था। हालांकि 12 अक्टूबर तक इसे स्वीकार नहीं किया गया था। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की मैत्री संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गांधी का हत्यारा मानते हैं तो उनके साथ 22 साल से क्यों थे। महागठबंधन सरकार पर हमला रहने वाले सुशील मोदी ने कहा, नीतीश कुमार को संघ से इतना परहेज था तो वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्रीय मंत्री क्यों बने थे।
इसके साथ ही सुशील मोदी ने सवाल किया कि संघ के द्वितीय संचालक गुरुवार गोपालपुरी के जन्मशती मनाई गई तो नीतीश कुमार ने उसमें शिरकत किया, लेकिन आज लालू यादव के कृपा पात्र बने रहने के लिए संघ पर बेतुके आरोप लगा रहे। इसके बाद नीतीश कुमार ने अमित शाह पर तंज किया था कि क्या और कहा था कि जिन्हें राजनीति में आए हुए अभी 20 साल हुए हैं उनकी बातों पर क्या कहना है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने संघ पर भी हमला उठाया था। नीतीश कुमार के अमित शाह के उम्र उनके राजनीतिक अनुभवों के पर सवाल उठाने के बाद सुशील मोदी ने दिया बयान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सीएम नीतीश कुमार के पीएम बनने के सवाल पर तंज किया और कहा कि नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। अगर वह 16 श्रृंगार करके बैठेंगे फिर भी उनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। नीतीश कुमार विवेकहीन हो गए हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनको केवल और केवल सत्ता का सुख चाहिए। नीतीश कुमार के जेपी और अनुयायी होने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिसने जेपी की आत्मा को सुलाया है वे कैसे जेपी का अनुयायी हो सकता है। जो भ्रष्टाचार की बदौलती में डुबकी लगा रहा हो वह जेपी का अनुयायी नहीं हो सकता। अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार के लालू यादव के स्थान पर कहा भ्रष्टाचार के सम्राट मुख्यमंत्री भ्रष्ट लोगों की गोद में बैठकर भ्रष्टाचार और वंशवादी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और वंशवाद को बढ़ावा देने वाले लोग उसमें सबसे बड़े दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक इन्फॉर्म्स की तरफ से अदालत में याचिका दायर की। चुनाव आयोग तर्क से जुड़ी कोई जानकारी नहीं ले सकता। ये राजनीतिक दल को रिश्वत देने का एक तरीका है। इस योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन 2019 में शुरू हुई। दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन तैयार किया था। इंदौर के बाबतपुरा पुलिस ने मोबाइल लूट कर देश के बाहर बेचने वाले आरोपियों को पकड़ा और इस मामले में पकड़ाए व्यापारी रोज नए खुलासे कर रहे हैं, जिसे नरेंद्र उर्फ नथू और राहुल के माध्यम से विदेशों में भेजा जा रहा। आरोपियों ने छोटी कंपनी के मोबाइल के 2000 और बड़ी कंपनियों के मोबाइल के 5 से 10,000 रुपए फिक्स कर रखे। प्रदीप और सन्नी को उज्जैन के रास्ते बिच्छू और रवि मोबाइल उपलब्ध कराता है और यहां से वह मुस्लिम युवक से मोबाइल खरीदता है। प्रदीप ने बिच्छू का नाम ही लिया और पुलिस अधिकारियों के पास मनीष, नरेंद्र, भरत और राहुल की फोटो भी है। पंजाब के अमृतसर के पास अंजलाल के बीएसएफ के जवानों की एक पाकिस्तानी ड्रोन को पकड़ा है और अजनाला में भारत पाकिस्तान की सरहद लगी है। फिलहाल बीएसएफ के जवानों ने इस ड्रोन को अपने कब्जे में लिया और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इराक में उसके आसपास के ग्रीन जोन में गुरुवार की रॉकेट को हमला कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक इलाके में 9 रॉकेट दागे गए, जिसमें सुरक्षा बल के कई जनाब और आम नागरिक घायल हुए। जानकारी के मुताबिक रॉकेट हमला ठीक उसी समय हुआ जब इराक की संसद एक नए सत्र शुरू करने वाली थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि सत्र को रोकने के लिए यह हमला किया गया था। ईरान के खुर्दिस्तान क्षेत्र में होर्मुज़ गैस के कम से कम 8 रॉकेट दागे गए थे। हालांकि इस हमले में ना कोई हताहत हुई और ना ही कोई ऑपरेशन बर्बाद हुआ। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक मिशन प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मकतबुदा के दौरान समर्थित ग्रुप के बीच मध्यस्थता करने के प्रयास कर रहा है और इन प्रयासों के बीच विस्फोटक बना गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रक्षा उपकरण के आयात पर निर्भर नहीं कर सकता और उससे रहना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य की किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने के वास्ते रक्षा प्रदान में आत्मनिर्भरता हासिल करने की प्रतिबद्धता है।
रक्षा मंत्री दुनिया भर में ऐसे भारतीय मिशनों के तैनात रक्षा हताशे बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर का अर्थ दुनिया के अलग अलग रहना नहीं, बल्कि आधुनिक सेना के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति स्वता सुनिश्चित करनी चाहिए। राजनाथ ने कहा कि भारत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले और सूरत हथियारों उपकरण और प्लेटफॉर्म के निर्माण कर रहे हैं। वहीं दुनिया भर में मान्यता मिल रही है कि हमारे रक्षा उत्पाद गुणवत्ता के दृष्टिकोण विश्व स्तरीय और विश्वसनीय बल्कि अपेक्षाकृत सस्ते भी हैं। लिहाजा अपना तैनाती वाला देश के भारत के एक रक्षा उद्योग की क्षमता के प्रचार प्रसार भी करो। और बैठक में CDS जनरल अनिल सिंह चौहान और तीनों सेना प्रमुखों ने अपनी जलवा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी 2 दिन असम यात्रा के अंतिम दिन आज शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी श्री मुर्मू के साथ देवी मंदिर में परिक्रमा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कामाख्या मंदिर के वक्त असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी मौजूद थे। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने इस साल की शुरुआत में ही हुए राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान कामाख्या देवी के दर्शन करके आशीर्वाद दिया। उन्होंने कार्यक्रम में वर्चुअली मोड पर केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद कहा कि केंद्र बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और अन्य सभी क्षेत्रों को बढ़ावा देकर अपना योगदान दे रहा है। हिमाचल के सोलन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संबोधन करते हुए भाजपा पर करारा प्रहार किया। उन्होंने अपने संबोधन को मां शूलिनी के जयकारे के साथ शुरू किया और अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया और OPS के मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने अपने संबोधन में इसकी गारंटी की कि हमारी सरकार अगर बनती है, मतलब सरकार बनी तो 2 निर्णय होंगे। उनकी सरकार बनती है तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक में जो निर्णय जाएंगे, उस पहली मंत्रिमंडल की बैठक में 1 लाख युवाओं को रोजगार OPS की बहाली दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि वह BJP के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि आजकल जो लोग हैं क्या वो किसी की सुनते हैं, किसी से बात करते हैं या किसी राज्य का विकास करते हैं। अटल जी, आडवाणी जी और जोशी जी से ये सब काम करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्तीपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे और नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए PM नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछली बार जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब BJP वाले झूठा लालू यादव पर आरोप लगाया था और इस मामले में कुछ नहीं हुआ। सऊदी अरब सरकार ने हज या उम्रा करने वाली महिलाओं के खिलाफ महरम की अनिवार्यता खत्म कर दी। अब कोई भी महिला बिना महरम के हज या उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जा सकती है। ऐसी कई महिलाएं हैं जो बिना महरम के काम करने के लिए सऊदी अरब आती हैं। उनके साथ यहाँ कोई दुर्घटना नहीं है, महिलाओं को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई कारण मौजूद नहीं है। महिलाओं से जुड़ा कोई बड़ा फैसला हुआ और इस दौरान सऊदी सरकार ने इससे पहले 2001 में महिलाओं को पहली बार पहचान पत्र दिया था, जिसके बाद 2005 में जबरन शादी जैसी प्रथा को खत्म कर दिया। डिप्टी CM ने ब्रजेश पाठक के काफिले में शामिल एम्बुलेंस पुलिस को सीतापुर लखीमपुर रोड पर नानकारी के पास हुए रोड हादसे में 3 पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों सहित 3 पुलिस ऑफिसर घायल। SI प्रमोद मिश्रा, मुख्य आरक्षी इंद्रदेव सिंह, राजवीर सिंह जिला अस्पताल के उपराधीन भी मौजूद रहे और खबर पाकर मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी ने CMO डॉक्टर मधु गौरेला को भेजा।
वाली विधायक सुशांत त्रिवेदी ने बताया कि सड़क पर अचानक से कोई साइकिल पर सवार था, उसे बचाने के चक्कर में वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 3 पुलिसकर्मी और डॉक्टर सहित 3 स्वास्थ्यकर्मी घायल हुए। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद पर हमला किया और नमाजियों से मारपीट। हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मामले में बिलासपुर थाना पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़ित युवक ने बताया कि मस्जिद में देर शाम 4 लोग नमाज पे थे और तभी कुछ लोगों की बाहरी से आवाज आती है, वहां से बाहर निकलो, नमाज हो चुकी है। इसके बाद वे लाठी डंडे लेकर आ रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका का विरोध किया। इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने उन्हें बोला कि इसके बाद उन्होंने विशेष सीबीआई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया था कि मुंबई के पुलिस आयुक्त परम सिंह और पुलिस अधिकारी सचिन वाजेरी सांठगांठ इस प्रकार प्राप्त किया था। इससे पहले परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस कर्मियों को शहर के रेस्टोरेंट और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपए का निर्देश दिया गया था। मुंबई हाईकोर्ट की पलटवार के फटकार के बाद बृहन मुंबई नगर निगम ने अंधेरी उपचुनाव के लिए ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार किया। बीएमसी अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद तुरंत बाद गुरुवार को ही लटके का इस्तीफा ले लिया गया था, लेकिन स्वीकृत पत्र उन्होंने आज प्राप्त किया। साथ ही आपको बता दें कि ऋतुजा लटके ने उम्मीदवारों के रूप में उनके नाम के ऐलान के तुरंत बाद ही 3 अक्टूबर को अपना इस्तीफा बीएमसी को सौंप दिया और हालांकि 12 अक्टूबर तक इसे स्वीकार नहीं किया गया। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली में 25 जगह छापेमारी की। इस दौरान एजेंसी ने राजधानी के कई शराब एजेंसियों की राजधानी में कोई शराब कारोबारियों के आवाज पर सही ठिकानों पर सिर्फ हैदराबाद में ही 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जहां एजेंसियों ने अब तक केस में 3 आरोपियों विजय नायर, समीर महिंदू और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया। मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा और 5 अन्य को सभी आरोपों से बरी करने के लिए कहा गया और कोर्ट ने उन्हें तत्काल जेल से रिहा करने के आदेश दिए। जस्टिस सोहेल देव और जस्टिस अनिल पांसारी की बेंच ने उन्हें तत्काल के लिए रिहा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस मामले में 5 अन्य दोषियों महेश तिर्की, पांडु नौलगटे, हे मिश्रो और प्रशांत राही और विजय एन तर्की की भी खबर दिया गया। साथ ही 2012 में साईं बाबा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के छात्र रहे मिश्रा, पूर्व पत्रकार प्रशांत राही समेत अन्य 2 पर एक आधार प्रतिबंध माओवादी संगठन रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ संबंध होने के आरोप लगाए थे। हिमाचल में कनेक्टिविटी और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश को देश की 4थी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन अंबाला, चंडीगढ़ और आनंदपुर सहित स्टेशन पर ठहरेगी। इस ट्रेन के नई दिल्ली से चलने का समय 5:50 पर रहेगा और 11:05 पर ये जब अंदौरा दिल्ली पहुंचे रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन में से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलकर 8 बजे अंबाला देखते हुए स्टेशन पहुंचेगी। साथ ही रेलवे स्टेशन के लिए सुबह 8:45 बजे के आसपास रवाना होगी और वापसी में इस रिटर्न का समय अंदौर रेलवे स्टेशन से दोपहर 1 बजे चलने का रहेगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुजरात के सूरत में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों की समापन समारोह में प्रतिभागियों को संबोधित किया और साथ ही मंत्रीगण और विधायक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राजनीति, व्यापार, अंतवा और शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र में खेल रहे हैं और हम प्रतिस्पर्धा को सकारात्मक रूप में खेलना सिखाते हैं। खेल जगत में देश के बढ़ते प्रोफाइल का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि आज भारतीय खिलाड़ी टीम जीत रहे हैं। खेल हमारे सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे शारीरिक बौद्धिक क्षमता के साथ चरित्र का निर्माण किया जाता है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के निशाने पर देते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह 23 सलाह लोगों का समूह है। दिल्ली का मॉडल क्या है? कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच की कार्रवाई कर चुकी है। राय अलग अलग है और जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराने, जिसके बाद से जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के बैन जारी। ऐसे में इस मामले में बड़ी बेंच देखा जाएगा। साथ ही जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना फैसला सुनाया और उन्होंने जवाब बने हुए बैनर के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया और यानी हिजाब प्रतिबंध को हिजाब पर प्रतिबंध के लिए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास से भेजा गया और इस मामले में चुनाव के 3 जजों की बेंच देखी जाएगी। साथ ही जब तक फैसला नहीं आ सकता तब तक कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश जारी रहेगा। जन स्वराज पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर, रोजगार और परिवारवाद पर कड़ा प्रहार किया। जन स्वराज पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर रोजगार और परिवार पर कड़ा प्रहार कर रहे टीके के निशाने पर तमाम राजनीतिक पार्टियां। चंपारण के पिपरा पंचायत के स्थानीय लोगों से बात करते हुए पीके ने कहा कि राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। देश में अब लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट करेगी वहीं राजा बनेगा। प्रशांत किशोर ने यहाँ लोगों से बातचीत में कहा कि बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालिए, ना कि लालू, नीतीश या मोदी के नाम पर वोट डालिए। आरजेडी में खींचतान जारी है और सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद से आरजेडी के प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह नाराज बताए जा रहे हैं। जगदानंद सिंह ने कहा कि वे गांव में अपने पर आराम कर रहे हैं। जगदानंद सिंह ने कहा कि वे अवकाश पर हैं और कोई आराम कर रहे हैं। वही जब उनसे सवाल किया गया कि कहा जा रहा है कि आपने प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो जगदा बाबू ने कहा कि उन्हें मीडिया की बातों पर कुछ नहीं कहना है। मतलब जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की खबरों का खंडन नहीं किया। जगदानंद सिंह को जानने पर वाले कह रहे हैं कि पार्टी के समर्पित सिपाही हैं और इसलिए पार्टी की बातों को बाहर नहीं लाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच कर्नाटक हिजाब केस पर सुनवाई हुई और इसी बीच उत्तर प्रदेश के संबल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का एक विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर लड़कियां बेपर्दा घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि हिजाब पर अगर प्रतिबंध लगता है तो इससे मुस्लिम समुदायों को परेशानियां नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध करने से इनकार किया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अलग अलग फैसला सुनाया। कर्नाटक हिजाब विवाद की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अब सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। वहीं इस पूरे विवाद पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई। आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की है, परंतु सजा महिलाओं को दी गई। उनके सिर से लेकर पैरों तक ढक दिया गया। ये सरासर नाइंसाफी है, अनिल विज ने गया। विज ने कहा था कि यदि कोई छात्रा हिजाब पहनती है तो उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन वे स्कूल और कॉलेज जाना चाहती है तो उन्हें उन संस्थान के पोशाक नियमों का पालन करना चाहिए।
स्पाइसजेट के एक फ्लाइट की हैदराबाद एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। साथ ही कैबिन और कॉकपिट में धुआं दिखने के बाद ये फैसला लिया गया। अपाच लैंडिंग के कारण हैदराबाद एयरपोर्ट में 9 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया। उसमें घरेलू उड़ान, अंतर्राष्ट्रीय और कार्गो फ्लाइट शामिल थी। उस यात्री ने लैंडिंग के दौरान कुछ तस्वीरें भी शेयर की। स्पाइसजेट से कई विमानी उड़ान के दौरान हादसे होने के बाद इस साल 17 जुलाई से डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने स्पाइसजेट को आदेश दिया था कि अगले 8 हफ्तों तक अपनी फ्लीट की सिर्फ 50% फ्लाइट्स पर अपनी ऑपरेट करें। ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। इससे पहले इलियासी ने कहा था कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख को मोहन भागवत को लेकर अपने बयान पर कायम है, जिसमें उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्र ऋषि और राष्ट्रपति कहा था। इंदौर में पितृ पर्वत के पितरेश्वर हनुमान में दर्शन के ख्यात सिंगर कैलाश खेर पहुंचे। यहाँ उनके अगवानी में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जब कैलाश खेर पितृ पर्वत पर पहुंचे तो उनका स्वागत कैलाश विजयवर्गीय ने किया। विजयवर्गीय ने उज्जैन में पीएम मोदी के सामने की प्रस्तुति की भी तारीफ की। चर्चा के दौरान कैलाश खेर ने विजयवर्गीय से कहा कि आपने जो ये किया है वह भी ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66A के केस दर्ज करने पर गंभीर नाराजगी जताई। कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघल मामले में 66A को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने NGO पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की याचिका पर ये निर्देश दिए। याचिका में कहा गया था कि शीर्ष कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघल मामले में IT एक्ट की धारा 66A असंवैधानिक करार दिया था। 2015 की धारा 66A के तहत 11 राज्यों में 229 मामले दर्ज थे और इसके कुछ सालों में उन्हीं 11 राज्यों में 1307 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें अधिकांश लंबित है। केरल नलबंदी केस में CCTV भी मिला और इसमें आरोपी तांत्रिक महिला के साथ नजर आ रहा। पद्मा और रोशनीन की बलि और 27 सितंबर को दी गई थी, लेकिन मामला 11 अक्टूबर को सामने आया था। CCTV फुटेज 26 सितंबर का है। 9 अक्टूबर को पुलिस ने सिंह के पड़ोसी जॉर्ज थॉमस के घर में लगी जांच की गई। उसमें सफेद स्कॉर्पियो में पद्मा दोनों दिखाई दे रही है। कस्टम विभाग ने आज बताया था कि सोना तस्करी मामले में 7 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 22 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी जब्त की है। चीन ने 11 और 12 अक्टूबर को 4 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की थी और 15 किलो सोना जब्त किया था। बेदी में सुबह एक बार फिर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोगों को गोली लगी और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला योगीपट्टी थाना क्षेत्र के गोलाघाट डुमरी पंचायत के आरोली गांव का है। ग्रामीणों के मुताबिक फायरिंग करने वाले 2 से 3 लोग थे और घटना सुबह 8:30 बजे की बताई जा रही है। इधर ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए फायरिंग कर भाग रहे आरोपी को पकड़ लिया और ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई। पुलिस का कहना है कि बेतिया सदर DSP मुकेल परिमल पांडे सहित आधा दर्जन थाने के केवल पुलिस की घटनास्थल पर पहुंच अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। खनन माफिया के खिलाफ उत्तराखंड के काशीपुर में दबिश देने की पहुंची मुरादाबाद पुलिस। हमले पर महिला की मौत के मामले में पुलिस ने क्रॉस फायरिंग के दावों पर फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम ने खारिज किया। वहीं मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि उनकी टीम ने फायरिंग नहीं की, पुलिस वालों को बंधक बनाकर दूसरी तरफ से फायरिंग की गई। मौके पर फिंगरप्रिंट और बालों का भी सैंपल जांच के लिए भेजा गया। उधर उधम सिंह नगर के SSP मंजूनाथ प्रारंभिक जांच होगा। राजस्थान की बिजली कटौती की समस्या जल्द खत्म होने वाली है। प्रदेश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को इसके तहत लाभ मिलेगा। इस एमओयू के तहत कोल इंडिया राजस्थान में 1190 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट लगाएगी और इसमें कई
लगभग 5400 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उपराष्ट्रीय होटल मैरियट में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, सीएम अशोक गहलोत और रेलवे मिनिस्टर भवन सिंह भाटी की मौजूदगी में ये MOU साइन हुआ था। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने 10% विदेशी इंपोर्टेड कोयला खरीदने की अनिवार्यता का मुद्दा उठाया और इसकी काफी आलोचना की। साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गुजरात प्रदेश की आम जनता आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने आई। गोपाल इटालिया का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उनके बाद से राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी गोपाल इटालिया को समर्थन दिया था। राष्ट्रीय महिला आयोग चीफ रेखा शर्मा ने आम आदमी पार्टी समर्थक पर जबरन घर में घुसने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने उनके घर से बाहर नहीं निकलने दिया। इसी बीच गोपाल इटालिया को हिरासत में ले गया और मनीष सिसोदिया ने गोपाल इटालिया को हिरासत में लिए जाने के बाद प्रतिक्रिया दिया। कर्नाटक में शैक्षणिक स्थानों पर हिजाब बैन से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। हिजाब पर शफीकुर रहमान बरतने की वजह से विवाद का कारण पैदा हुआ और बर्क का कहना है कि हिजाब पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि वह हिजाब हटने से हालात बिगड़ते हैं और आवाज़ें बढ़ती हैं। हिजाब पर बैन लगता है तो न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि समाज को भी नुकसान होगा। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिन राजा ने शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर गैर जिम्मेदाराना बताया। 4 सेवानिवृत्त जजों और गुजरात के पूर्व गृह सचिव ने साल 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हुए सांप्रदायिक दंगों पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक विमर्श में नफरत फैलाने वाले संदेशों का हिंसा सीधा उनका संपर्क है। रिपोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए। इस वीडियो में रिपोर्ट में पुलिस के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और मीडिया की भूमिका भी साफ तौर पर दिखी है। पूर्व जजों की इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट नामजद कराया। असर्टेन जस्टिस एंड सिटीजन कमेटी रिपोर्ट ऑन द रोड ईस्ट दिल्ली वायलेंस 2020 रखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई और इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। 2022 और 23 के आसपास 20 के आसपास रुपया प्रति क्विंटल तथा 2060 के रुपए क्विंटल के हिसाब से तय हुआ उत्तर प्रदेश में। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज आवास पर है और वह पूरे दिन शहर में रहे और विभिन्न योजनाओं में शामिल भी हुए। समीक्षा बैठक बेली अस्पताल में ब्लड बैंक का निरीक्षण करने पहुंचे थे उप मुख्यमंत्री। डेंगू के बढ़ते प्रकोप और इसमें स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को परखने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तेज बहादुर तपलू चिकित्सालय यानी बेली का अस्पताल करने पहुंचे। बेली अस्पताल पहुंचे थे, जिस दौरान उप मुख्यमंत्री ने मरीजों से बात की और सुविधा के बारे में जाना। उस समय सभी मरीज मच्छरदानी में थे। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पानी की टंकी पर चढ़कर देश का तिरंगा फहराया। राहुल गांधी चित्रकूट में एक जगह से गुजर रहे थे, तभी उन्हें पानी की टंकी में पार्टी का बैनर और झंडा दिया गया। राहुल ने कहा कि बीजेपी कन्नड़ को सेकेंडरी लैंग्वेज समझती है, जिसको सम्मान नहीं करना चाहती, लेकिन कांग्रेस के लिए ये भाषा भी प्राइमरी है। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया को एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इटालिया पर हमला बोला और उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी
निशाने पर लिया। एक हफ्ते के भीतर भाजपा ने इटालिया का तीसरा वीडियो भी जारी कर हमला बोला। इस वीडियो में गोपाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहने के अलावा कई व्यवहारिक बातें की। अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा में मुख्यमंत्री आमने सामने बैठे और पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में बैठे। सतलुज यमुना लिंक न्याय को लेकर दोनों राज्यों के सीएम की यह मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। 28 जुलाई 2022 को कोर्ट ने केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता करने का आदेश दिया था। SYL को लेकर शुक्रवार को होने वाली बैठक से पहले मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सतलुज यमुना लिंक हरियाणा के पानी पर हरियाणा का ही हक है और वह उसे लेकर रहेगा। नहर के मुद्दे पर 14 अक्टूबर को हरियाणा और पंजाब के सीएम की बैठक हुई और चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में मामले का समाधान के लिए मनोहर लाल खट्टर और भगवंत मान विचार विमर्श भी किया। सीएम मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि SYL हरियाणा वासियों का हक है और उन्हें पूरी आशा है कि वह उनको उनका हक दिलाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI को नया अध्यक्ष होने वाला सौरव गांगुली का इस पद से हटना तय। मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें सामने आई थी कि गांगुली BCCI अध्यक्ष पद पर होने के रहने चलते थे और लेकिन बोर्ड के मौजूदा पदाधिकारियों ने इस पर हामी नहीं भरी। लेकिन विनय गांगुली ने कहा कि वह लंबे समय से प्रशासक रहे और कुछ और भी करना चाहते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC से अधिकारी उपचुनाव के लिए ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार किया और इसे उद्धव ठाकरे के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद उन्होंने BMC को अपना इस्तीफा दिया और जब वह अब तक स्वीकृत नहीं हुआ। बता दें कि शिवसेना विधायक और ऋतुजा लटके के पति रमेश लटके के निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को इस आरोप पर स्पष्टीकरण देना पड़ा कि वो पूर्व राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इससे पहले राजपक्षे की टीम पार्टी श्रीलंका पुडुजुना परामर्श MLC के एक साप्ताहिक वक्ताओं के अलावा पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री और महिंदा राजपक्षे ने भी संबोधित किया। UNP के महासचिव पालिता राल्के ने भंडारा के इस मामले में राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को लपेटे में लाने की आलोचना। कई विपक्षी नेताओं ने ये बात कह दी कि विक्रमसिंघे को राजपक्षे परिवार के कैद पर रखा गया जब विरोध के बाद गोतबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति पद से छोड़ने का किया। सरकारी लैपटॉप और मनोहर का गलत इस्तेमाल कर वैमनस्ता फैसले का अपमानित करने के मामले में MLA कोर्ट ने विशेष NGA अमरीश कुमार श्रीवास्तव को जेल सत्ता दिया और कोर्ट ने अभियोजन के गवाहों की गवाही दर्ज करने के लिए 14 अक्टूबर को तारीख दी। इससे पहले महिला की सुनवाई उस समय हुई थी जब आजम खान ने हाजिर हुए। कोर्ट ने इसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज। गौरतलब है कि मामले में वादी आलमा जमीर नकवी ने 1 फरवरी 2019 को हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। गुजरात में अंधविश्वास के चलते बेटे की हत्या का मामला सामने आया। पिता और ताऊ को शक था कि लड़की के भूत लगे हैं। ऐसे में लड़की के गन्ने में खेत में जाकर उसको पीटा। पुलिस के मुताबिक मृतक खैरिया को
उम्र 14 साल की थी और वह 9वीं क्लास में पढ़ती थी। वहीं करीब 1 साल से अपने ताऊ दिलीप कुमार के घर धावा गांव में रह रही थी और ताऊ तंत्र में भरोसा करते आए हैं। 11 अक्टूबर को दिलीप और भावेश धैर्य को लेकर गांव के गन्ने के खेत में ले गए और उसे वहां बांध दिया गया और बांध कर जमकर पिटाई की। रायगढ़ में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक के तहत कबड्डी प्रतियोगिता की एक खिलाड़ी की मौत हुई। खेलते खेलते पटखनी देने के आरोप पर सिर के बल गिरा, फिर उठा ली। मृतक युवक का नाम ठंडाराम मालाकार वर्ष 35 वर्ष था और कबड्डी मैच में घायल होने के साथ ही खिलाड़ियों के ठंडाराम मालाकार को उन्होंने कोशिश की लेकिन वो नहीं उठ पाया। लोगों ने ठंडाराम को उठाया और धनगोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर गए। वहां उसकी हालत गंभीर देखकर खिलाड़ियों को रायगढ़ रेफर किया। हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात में भी विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हुई। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ रैली कर रही तो दूसरी तरफ आज इसे लेकर पीएम आवास पर मैराथन मैटिंग हुई। ये बैठक करीब 5 घंटे तक चली, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहे। इस बैठक में पीएम मोदी के गुजरात दौरे और पीएम के पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही टिकट बंटवारे के मामले चुनावी मुद्दों पर केंद्र सरकार की योजनाओं और पीएम मोदी की 18 और 19 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर भी विचार किया गया। चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल प्रतियोगिता से पहले एक अलग ही नजारा दिखा। उद्घाटन के मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम मनीष तेजस्वी यादव का खेल प्रेम जगा। भले ही वो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, लेकिन मौका मिलते ही वे बास्केटबॉल ग्राउंड पर हाथ आजमाने के लिए उतर गए। बॉल को नचाते हुए उन्होंने एक बार बास्केट के अंदर डाल दिया। इस दौरान जमकर तालियां भी बजी। हरियाणा सरकार एक बार फिर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर मेहरबान हुई। सरकार ने बाबा की 40 दिन के पैरोल मंजूरी दी। सरकार ने 12 अक्टूबर को राम रहीम के पैरोल मंजूरी के ऑर्डर जारी किए। राम रहीम जेल से बाहर निकल आए और वह भारी पुलिस सुरक्षा के बीच बागपत डेरे के लिए रवाना। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने कनॉट प्लेस में लगे स्मॉग टावर के प्रभाव के बारे में मीडिया में जानकारी दी और राय ने कहा कि कनॉट प्लेस में लगा स्मोक टावर 300 मीटर की दूरी पर वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने में उल्लेखनीय रूप से प्रभावी है। साथ ही गोपाल राय ने कहा कि विशाल वायु शोधक 50% के दायरे 50 मीटर के दायरे में वायु प्रदूषण को 70 से 80% तक कम करने में सक्षम है, जबकि 300 मीटर से आगे ये प्रदूषण के स्तर को 15 से 20% तक काम करने में सक्षम है। कांग्रेस सदस्य पद का उम्मीदवार शशि थरूर को भोपाल पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जैसा स्वागत और कहीं नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में हुए जबरदस्त स्वागत पर उन्होंने कांग्रेस चीफ कमलनाथ का आभार जताया। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए शशि थरूर ने कहा कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर पक्षपात करने के आरोप लगाया और उन्होंने प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे का गहलोत के जनसंपर्क को गलत बताया। साथ ही शशि थरूर ने कहा कि खड़गे जी नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, जबकि मैं परिवर्तन की क्षमता रखता हूं। आगे उन्होंने कहा कि परिवर्तन की क्षमता ही देश के हित के लिए जरूरी है। उन्होंने परिवर्तन की क्षमता को कांग्रेस के लिए भी सही बताया और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि खड़गे जी और मेरा एक ही पार्टी से संपर्क है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। नमस्कार।